आप सभी का स्वागत है। पुनः हम जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये तो देखिए प्रस्तावित पहले से था, जो यहाँ पे पहला क्वेश्चन लगा हुआ है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम पहले से प्रस्तावित था, पुणे इस पे काम हुआ, पुणे आपका करंट में रन करने लगा। तो चंडीगढ़ का नाम जो है चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदल करके शहीद भगत सिंह हो गया है। तो इसमें बहुत ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अन्य परिवर्तित नाम जो है, इसको देख लीजिए। महाराष्ट्र दौलताबाद किले का नाम बदलकर देवगिरी किला, दिल्ली के राजपथ को बदल करके उसका नाम कर्तव्य पथ, औरंगाबाद का नाम बदल करके संभाजी, ये सभी आप लोग करने में पढ़ चुके हैं। उस्मानाबाद का नाम बदलकर धाराशिव, नवी मुंबई एयरपोर्ट का नाम बदलकर डीबी पटेल एयरपोर्ट, दौलताबाद किले का देवगिरी। उसी प्रकार से उसका जो है, अभी आप लोग चल देखें कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती थी, तो इन पे जो है मनाया जाता है, उसका नाम क्या होता है, अंत्योदय अंत्योदय कार्यक्रम। और इन्हीं के नाम पर जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर ही आपके कांडला बंदरगाह का नाम जो है बदल करके उसका नाम जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया जाता है। जो कि कांडला की बात करेंगे, एक आपका इम्पोर्टेंट बंदरगाह आपके गुजरात का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपका था जो है, भारतीय मूल की सुएला ब्रेबरमैन को पहला क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार जीता। ये देखिए भारतीय मूल लिखा है, भारतीय मूल की है, लेकिन ये वर्तमान अगर इनकी स्थिति की बात करें तो ये अमेरिका की है। और जो है ब्रिटिश गृह सचिवालय इनको मिला हुआ है, और वहाँ पे इन्होंने जो है महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार को जीता है। विशेष करके इन्हें यह पुरस्कार लंदन में एशियन अचीवर्स अवार्ड 2022 समारोह में प्रदान किया गया, क्योंकि वहाँ पे प्रोग्राम होता है जो कि एशिया से बिलोंग करने वाले लोगों को उनकी प्राप्तियों पे सम्मानित किया जाता है, और उसी के तहत उनको किया गया। और वर्तमान में वहाँ पे जो है ब्रिटिश गृह सचिवालय के अंतर्गत हैं, गृह सचिव हैं, और वर्तमान में इनको सम्मान दिया गया है, सम्मान मिला है, और विशेष रूप से किसमें मिला है, एशिया अचीवर्स अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। और ब्रिटेन में उनकी महान उपलब्धियों के लिए सम्मानित करने के लिए की गई है। 2000 स्थापना यहाँ पे दिया हुआ है। तो विशेष करके आपको इनका नाम ही याद रखना इम्पोर्टेंट है, भारतीय मूल की सुएला ब्रेबरमैन। अगला क्वेश्चन देखिए। किसने ऑनलाइन बाल यौन शोषण के खिलाफ ऑपरेशन मेघ चक्र चलाया? ऑपरेशन मेघ चक्र की बात हो रही है, और ऑनलाइन शोषण, उसमें क्वेश्चन है किसने ऑनलाइन बाल यौन शोषण। अब देखिए यहाँ पे बात आती है कि ऑनलाइन बाल यौन शोषण, तो ऑनलाइन की हम बात करें तो जो मौके पे साइटें हैं आपके ऑनलाइन पे है, वीडियो हैं, पूर्ण वीडियो हैं, ये विशेष करके उस पर निगरानी रखने के लिए है आपका। आप लोग देखते होंगे कि अब वीपीएन सुविधा आ गई है। पहले जो है
इन सब साइटें जो है आसानी से यूट्यूब वगैरह से मिल जाती थी और वहाँ पे बच्चे संलिप्त हो जाते थे और उनका जो है मार्ग विचलित हो जाते थे। तो इसी पे लेकर के इनको वहाँ से प्रतिबंधित किया गया। और अब कैसे-कैसे ऐसी दुनिया बड़ी लंबी है, तो कैसे अब अपने लोग काम करें, तो इसके लिए जो है आपके सीबीआई, यहाँ पे देखिए लिखा होगा ऑपरेशन मेघचक्र चलाया गया है, किसके द्वारा चलाया गया? आपके सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इसकी फुल फॉर्म होती है सीबीआई की, और इसके द्वारा चलाया गया है। सीबीआई का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन बहुत इम्पोर्टेंट है वर्तमान में, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं सीबीआई का जो कार्य है यह काफ़ी तेज़ी से, सीबीआई हो गया, ईडी हो गया, तो इस समय काफ़ी तेज़ी से अपने कार्य पे के लिए जाना जा रहा है। तो इसका फुल फॉर्म जानिए और इसका मुख्यालय भी जान लीजिए सीबीआई का। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। स्थापना 1963 में होती है और महानिदेशक कौन है? सुबोध कुमार जायसवाल, जैसा कि आपके नीचे लिखा गया है। और अगर आपसे पूछे जो सीबीआई की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर होती है, तो संघानम समिति के सिफारिश पर इसकी स्थापना की जाती है सीबीआई की। तो चलाया, और यह जो है 20 राज्यों में 56 स्थानों पर कहाँ-कहाँ पे जो ऑपरेशन मेघचक्र चलाया गया है, तो कुल आपके 20 राज्यों में 56 स्थानों पर ऑपरेशन मेघचक्र चलाया गया है। और इसके पहले भी आपका एक इस तरह का कार्य किया गया था 2021 में आपके, तो उसमें 76 स्थानों पर तो ऑपरेशन कार्बन के नाम से चलाया गया था। और इनका संबंध सिर्फ उसी से है जैसे जो भी आपके पूर्ण वीडियो वगैरह से संबंधित है, इसके प्रतिबंध लगाने के लिए, जैसे कि यौन शोषण को, बाल यौन शोषण को रोका जा सके। तो सीबीआई के बारे में आप लोगों ने जाना, स्थापना जान लिया, और जो है ऑपरेशन महाचक्र, ऑपरेशन मेघचक्र, और इसके पहले ऑपरेशन कार्बन, ऑपरेशन मेघचक्र, ऑपरेशन कार्बन, इन दोनों का संबंध आपके सीबीआई से है। सीबीआई के साथ साथ ही आपके बाल यौन शोषण से संबंधित है। और अगर हम ऑपरेशन देवी शक्ति की बात करें, तो ये कहाँ पे चलाया गया था? ऑपरेशन देवी शक्ति ये किसके द्वारा चलाया गया था? इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, किसके द्वारा चलाया गया था ऑपरेशन देवी शक्ति? ऑपरेशन देवी शक्ति किसके द्वारा चलाया गया था और इसका संबंध क्या है? ये क्वेश्चन अभी ऑपरेशन देवी शक्ति और जो है ऑपरेशन गंगा, ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आपके ग्रुप डी में घुमा करके पूछे गए थे। आवाज नहीं मिल रही क्या आप लोगों को? आवाज की प्रॉब्लम है क्या? अगर कोई जुड़ा हो तो बोल दे, ना आए अलग बात है, लेकिन बोल दीजिए जैसे कंफर्म हो जाए कि आवाज मिल रही कि नहीं। चलिए, जो ऑपरेशन देवी शक्ति की बात होती है, तो अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था आपके इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। वहीं ऑपरेशन गंगा की बात करें तो आपके यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए आपका ऑपरेशन गंगा को चलाया गया था। अच्छा, अभी हाल ही में एक की वर्तमान में करंट है, यहीं पर देख लीजिए। अगर हम वर्तमान में करंट करें अभी तो आपको मिलेगा ही, लेकिन आप लोगों ने देखा जो नैनो यूरिया बनाया जा रहा है, आप वर्तमान में देखते हैं जो हम लोगों को खेत में डालने के लिए यूरिया को लाते हैं, उसमें नाइट्रोजन की मात्रा से पूछता है तो नाइट्रोजन की मात्रा उसमें 46% होती है। नाइट्रोजन की मात्रा कितनी परसेंट होती है? हेलो, यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? 46%।
हाँ 46%। तो अभी हाल ही में आप लोगों के साथ चर्चा हुई थी नैनो यूरिया के बारे में। नैनो यूरिया आपका यूरिया का ही लिक्विड फॉर्म है, यह आपके पौधों पर छिड़काव के लिए इसका तैयार किया गया है। नैनो यूरिया का प्रथम प्लांट कहाँ पे स्थापित किया गया था? पुनः करंट आपका जरूर पूछेगा, इसको किसी न किसी परीक्षा में पूछेगा नैनो यूरिया को लेकर के, क्योंकि कारण उसका मैं बता रहा हूँ। बता दीजिए, नैनो यूरिया का भारत में प्रथम प्लांट कहाँ पे स्थापित किया गया था? इसकी विशेषता क्या है? जो हम लोग 45 किलो की बोरी लाते हैं, वह जितना कार्य करता है उतना आपका सिर्फ आधा लीटर लिक्विड फॉर्म में आपको यूरिया बनाया गया है, लिक्विड फॉर्म में, और वह कार्य करेगा ऐसा कहा जाता है। ऐसा पता चला है। जो हम लोग यूरिया को यहाँ पे यूज करते हैं, यह पौधों को सिर्फ 30% ही लाभ दे पाता है, अपनी मात्रा का 30%। यानी कि 46% यूरिया है, उसका 30% ही पेड़ पौधे उसको एब्जॉर्व कर पाते हैं, जबकि आपका 70% वेस्ट जाता है, जिसको हम लोग जो है खेतों में पड़ा रहता है, जैसे खेत की उर्वरा शक्ति चली जाती है। और आपको देखें कहीं ना कहीं से यहाँ पे ब्लू बेबी सिंड्रोम की शिकायत है, अधिक नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाना पेड़ पौधों में। और लेकिन जो आपकी नैनो यूरिया बनाई गई है, यह आपकी जो एक बोरी यूरिया काम करेगी उतने डोज के बराबर सिर्फ ये आधा लीटर होगा। आधा लीटर के साथ साथ वह जो है, अगर हम देखें तो यह 80% तक कारगर होगा पेड़ पौधों पर, जो आपकी नैनो यूरिया, क्योंकि यह डायरेक्ट इसका छिड़काव किया जाएगा पेड़ पौधों पर, तो 80% कारगर है। और उसके साथ ही साथ हमने बताया था आपको नैनो यूरिया का प्रथम प्लांट भारत में आपके गुजरात में स्थापित किया गया था। अब आपके उत्तर प्रदेश में इससे परीक्षा क्यों बने, परीक्षा का भाग क्यों बनेगा? कारण हो जानिए, क्योंकि नैनो यूरिया का जो दूसरा प्लांट स्थापित किया गया है वह आपके प्रयागराज के फूलपुर में स्थापित किया गया है। प्रयागराज के फूलपुर, यहीं बगल में पड़ता है फूलपुर। तो इसी फूलपुर में आपके नैनो यूरिया का दूसरा प्लांट लगाया गया है। और इसके अगले प्लांट की भी बात चल रही है आपके बरेली में, उत्तर प्रदेश के बरेली में नैनो यूरिया के थर्ड प्लांट की बात चल रही है। जबकि पहला गुजरात, दूसरा प्रयागराज के फूलपुर में, तीसरा आपका जो है बरेली में बात चल रही है। तो इसको यहाँ से ज़रूर ध्यान में रखिए, नैनो यूरिया इम्पोर्टेंट है। इस पर सरकार जो है आपकी जैविक खेती को जोर दे रही है, तो इसमें तमाम चीज़ों, इन सब चीज़ों को ऐड करके इसको बनाया गया है। और आपका जो है, अगर आपसे पूछे प्रयोगशाला में बनाए जाने वाला प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन सा था, तो उसका जवाब आपका होगा यूरिया। यूरिया को प्रयोगशाला में हैबर विधि से बनाते हैं। हैबर विधि में यहीं पर जो है हैबर विधि। तो इतनी बात कंफर्म हुई आप लोगों को। एक क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट बन सकता है और किसी न किसी परीक्षा में ज़रूर पूछेगा नैनो यूरिया को लेकर के, क्योंकि आप लोग देखते हैं कि उद्योग क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में आप किसी कल कारखाने की अगर बात करेंगे तो कुछ नहीं दिखता है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में पलायन बहुत तेज़ी से होता है। उत्तर प्रदेश के लोग जो है दिल्ली, मुंबई, गुजरात, इन सभी जो है ज़िलों में जाते हैं अपने जो है काम करने के लिए। और कहीं न कहीं जो है ये पहल अच्छी है कि यहाँ पे स्थापित किया जा रहा है। अच्छा, अगर हम उत्तर प्रदेश से बात करें तो उत्तर प्रदेश, हाँ, नाइट सफारी की अगर हम बात करें, अभी नाइट सफारी को लेकर के जो है ग्रुप डी का चल रहा है। तो इसमें कल के पेपर में पूछा गया था, भारत की उत्तर प्रदेश की प्रथम नाइट सफारी कहाँ पे प्रारंभ की गई है? सिंगापुर के तर्ज पर उत्तर प्रदेश में कहाँ पर नाइट सफारी प्रारंभ की गई है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कहाँ पूछा उन्होंने? उत्तर प्रदेश में गौतम कहाँ? गौतम गौतम बुद्ध नगर। और कोई बता दे। आपका वह है लखनऊ।
लखनऊ का कुरैला अच्छा, वन क्षेत्र में नाइट सफारी, सिंगापुर की तर्ज पर। लखनऊ के गौतम बुद्ध। याद आया कुछ? हम्म। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है विश्व नदी दिवस। तो विश्व नदी दिवस को कब मनाया जाता है? आपके 25 सितंबर को। 25 सितंबर को मनाया जाता है। और अब की बार यह 25 सितंबर को मनाया गया, लेकिन यह जो है आपके सितंबर माह के चौथे रविवार को मनाया जाता है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, हर साल सितंबर के चौथे रविवार को दुनिया भर के देश विश्व नदी दिवस मनाते हैं। 2022 में यह 25 सितंबर को मनाया गया। इसकी थीम इम्पोर्टेंट है, आपको पता है उसका उद्देश्य क्या हो सकता है? जलवायु परिवर्तन, नदियों के लिए बढ़ते खतरे के लिए जागरूकता के लिए बढ़ावा देना। और विशेष रूप से आपको इसकी थीम इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इम्पोर्टेंस ऑफ रिवर फॉर बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता के लिए नदियों का महत्व। जैव विविधता के लिए नदियों का महत्व। इम्पोर्टेंस फॉर रिवर, इम्पोर्टेंस ऑफ रिवर फॉर बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता के लिए नदियों का महत्व। इसकी थीम आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और यह प्रसिद्ध नदी अधिवक्ता मार्क एंजेलो के प्रस्ताव के बाद 2005 में स्थापित किया गया। यानी कि 2005 से हम इसको मनाते चले आ रहे हैं। अब अगर यहाँ पे सितंबर की बात हो रही है तो सितंबर के दिवस हो जाए एक बार। आप लोग दिवस बता दीजिए सितंबर के। हम लोग सितंबर में हमने बात किया था 1 से 7 अगस्त की। अगर हम बात करें 7 सितंबर की बात करें तो पोषण सप्ताह के रूप में मनाते हैं। 1 से 30 सितंबर की बात करें तो पोषण माह के रूप में मनाते हैं। अगर हम 2 सितंबर की बात करें तो नारियल दिवस के रूप में मनाते हैं। अगर हम 5 सितंबर की बात करें तो शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन यहीं पर अगर वह 5 अक्टूबर की बात करें तो वहाँ पे विश्व शिक्षक दिवस हो जाता है। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर और शिक्षक दिवस आपके 5 सितंबर। वहीं पर 8 सितंबर को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, बहुत इम्पोर्टेंट है। हिंदी दिवस हम लोग 14 सितंबर को मनाते हैं। आपके लोकतंत्र दिवस या इंजीनियर्स डे, अभियंता दिवस 15 सितंबर को मनाते हैं। 16 को हम लोग मनाते हैं ओजोन संरक्षण दिवस, ओजोन की का एडॉप्शन है। विश्व विश्व मूक बधिर दिवस हम लोग 26 सितंबर को मनाते हैं। और इसी में हम लोग 18 सितंबर को मनाते थे, 18 सितंबर को हम लोग मनाते थे बम्बू डे, बांस दिवस। बम्बू के संबंधित एक क्रांति थी, स्वर्ण हरित क्रांति, जो कि 2017 में प्रारंभ हुई है बांस के बढ़ावा के लिए। बांस उत्पादन में भारत का स्थान की बात करें तो भारत का स्थान द्वितीय है। अगर हम प्रथम पे देखें तो आपका चाइना है। अगर हम 21 सितंबर की बात करें, 21 सितंबर को आपका अल्जाइमर दिवस और शांति दिवस मनाया जाता है। अगर हम 26 सितंबर की बात करें तो बात हो गई। अगर हम 27 सितंबर की बात करें तो विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। अगर हम 29 सितंबर की बात करें तो विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। और आप लोगों ने 27 को देखा कि उसके साथ ही साथ 25 को यहाँ पे विश्व नदी दिवस मनाया गया है। तो ये रहे सितंबर के इम्पोर्टेंट आपके दिवस। और हम अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ देख लीजिए, यहाँ पे कुछ थीम दिया हुआ है जैसे कि आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल है। देखिए जैसा हमने यहाँ पे बताया तो वो लिखा भी है। 1 से 7 सितंबर राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, 2 सितंबर को विश्व नारियल। यहाँ पे देखिए शुरुआत है, चौथा संस्करण है। विशेष रूप से आपकी जो है थीम देख लीजिए, 5 सितंबर
5 सितंबर को हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। इसकी थीम क्या है? लीडिंग इन क्राइसिस, री इमेजिनिंग द फ्यूचर। इसकी देखिए थीम यहाँ पे है लीडिंग इन क्राइसिस, री इमेजिनिंग द फ्यूचर। आपकी यह थीम है शिक्षक दिवस की। और थीम की बात करें, इसकी देख लीजिए 10 सितंबर विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। हाँ, 10 सितंबर को हम लोग विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस बनाते हैं। तो इसकी थीम थी जो है क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन, क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन, इसकी थीम थी। और यहीं पर अगर हम विश्व ओजोन दिवस की बात करें, इसकी थीम थी ग्लोबल कोऑपरेशन टू सेव लाइफ ऑन अर्थ। ग्लोबल कॉरपोरेशन कोऑपरेशन टू सेव लाइफ ऑन अर्थ, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आराम से हो जाएगा। आप किसी भी क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ से हो जाता है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। हाँ, 17 सितंबर को देखिए मनाया गया था विश्व रोगी सुरक्षा दिवस। इसकी थीम थी मेडिकेशन विदाउट हार्म, बिना नुकसान के मेडिकल सुविधा। और उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस थी, इसके बारे में आपसे चर्चा हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, अल्जाइमर दिवस, इसकी जो थीम थी वह जो है इंड रेसिज्म बुल्ड पीस, इसकी थीम थी। लेकिन वहीं अगर हम विश्व अल्जाइमर की बात करें, नो डिमेनिया नो अल्जाइमर। और अंत्योदय दिवस आपको पता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर मनाया जाता है। हाँ, यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन जो है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यही आपका बथुकम्मा तेलंगाना फ्लावर फेस्टिवल, जो हम लोग बथुकम्मा फेस्टिवल पढ़ते हैं, यह विशेष रूप से इसी को ही फ्लावर फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछे जो बथुकम्मा फेस्टिवल कहाँ पे आयोजित होता है, तो ये आपका तेलंगाना में आयोजित होता है। बथुकम्मा फेस्टिवल तेलंगाना में। इसके साथ ही साथ इसको हम लोग फ्लावर फेस्टिवल भी कहते हैं। तो बथुकम्मा की बात करें, इसका तात्पर्य होता है साक्षात देवी। जैसे कि आप लोग जो है उत्तर भारत में देखते हैं, तो उत्तर भारत में नवरात्र चलता है 9 दिन। जैसे हम लोग जो है दुर्गा जी का और तमाम जो है देवियों का, विशेष रूप से शायद दुर्गा जी के लिए होता है नवरात्रम। तो इसमें लोग पूजा पाठ करते हैं, खूब अपना जो है व्रत रखते हैं, कई प्रक्रियाएं होती हैं। उसी प्रकार से आप तेलंगाना में इसी के तर्ज पर आपका बथुकम्मा फेस्टिवल मनाया जाता है, जिसमें विशेष करके लड़कियां एक फूलों के माध्यम से इस तरह को सजाती हैं और बना करके पूजा करती हैं। और जैसे बथुकम्मा के की बात करें, तो बथुकम्मा को ही बथुकम्मा फेस्टिवल और इसी को ही फ्लावर फेस्टिवल के नाम जाना जाता है, क्योंकि इसमें विशेष रूप से फूलों को सजाया जाता है। फूलों को सजा करके एक, आप लोग जैसा कि यहाँ पे फोटो में देख रहे हैं, इस तरह की आकृति बनाई जाती है और पूजा की जाती है। यही आपका बथुकम्मा फेस्टिवल है, जो कि तेलंगाना से बिलोंग करता है और इसी को फ्लावर फेस्टिवल भी कहते हैं। और यहाँ पे जान लीजिए कि इसको जो है सेम टू सेम आपके जैसे यहाँ पे होता है आपका नवरात्रि होता है, तो नवरात्रि का नाम आपको वहाँ पे नहीं सुनने को मिलेगा, बल्कि वहाँ पे आपको बथुकम्मा मिलने का। और वहाँ पर भी इसी तरह से ठीक 9 दिन का होता है। जैसे नवरात्रि बराबर बथुकम्मा या फ्लावर फेस्टिवल। अगर हम बात करें बथुकम्मा की बात तो हो गई, ये आपके तेलंगाना। अब उसी प्रकार से अगर हम बात करें नागा मिर्च महोत्सव, करंट का क्वेश्चन है, अभी हाल ही में नागा मिर्च महोत्सव कहाँ मनाया गया है, बता दीजिए। नागा मिर्च महोत्सव, आवाज मिल रही है? हाँ, आवाज मिल आवाज रही है।
अगर हम नागा मिर्च महोत्सव की बात करेंगे तो आपको नाम से ही पता चल रहा है कि जो नागा मिर्च है यानी कि नागालैंड में आयोजित किया गया है। भारत का मात्र एक ऐसा राज्य नागालैंड है जहाँ की राजकीय भाषा आपकी इंग्लिश है, जो कि परीक्षा का भाग बनता है बार बार। और नागा मिर्च महोत्सव आपके नागालैंड में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्राथमिक स्कूली बच्चों के लिए ट्यूटर योजना को मंजूरी दी? तो आपके हिमाचल प्रदेश। देख लीजिए यहाँ पे इसके बारे में लिखा गया है। बथुकम्मा पुष्प शुरू हुआ है। इसमें देखिए 25 दिसंबर 2022 से 9 दिवसीय वर्षीय उत्सव है के दौरान महिलाएं और लड़कियां विशेष रूप से व्यवस्थित फूलों के चारों ओर गाने गाती हैं और नृत्य करती हैं। जैसा कि वहाँ आप लोगों ने देखा कि फूल किस तरह से लगाती हैं और इसके चारों तरफ गाना गाती हैं और नृत्य करती है। महोत्सव के अंत में स्थानीय तालाबों में फूलों का विसर्जन की व्यवस्था की जाती है। यानी कि जो फूल पत्ती होते हैं इसको जो नज़दीकी जब 9 दिन पूरा हो जाता है इन फूलों को जमीन पे ना फेंक करके आपके बगल में नदी है यानी कोई जलाशय है, तालाब है, नदी है, इस तरह से वहाँ पर फूल को विसर्जन किया जाता है। और वतुकंपा का अर्थ जो होता है देवी माँ जिंदा हैं। देवी माँ जिंदा हैं और ये जिंदा है तभी हम लोग लीन हैं, ऐसा मानना है लोगों का। इसका तात्पर्य होता है और इसके बारे में आप लोगों ने जाना। इसका संबंध जो है विशेष रूप से हमको इसका संबंध जानना है कहाँ से है, तो तेलंगाना से है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ देखिए बहुत अच्छी चीज़ है, यहाँ पे रिवीजन हो जाए कुछ। नुआखाई उत्सव। नुआखाई नुआखाई उत्सव आपका उड़ीसा से है। नुआखाई का संबंध उड़ीसा से है। और देखिए मणिपुर अखिल मणिपुर सुमंग लीला महोत्सव जो कि मणिपुर का संबंध है। मरबत उत्सव नागपुर। भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव आपका मध्य प्रदेश। हम्पीनेस उत्सव दिल्ली। आपका यह जो लास्ट वाला पूछा गया है खारची उत्सव, यह बहुत इम्पोर्टेंट है। यह खारची उत्सव ही आपके ग्रुप डी में पूछा गया था। खारची उत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो यह आपका त्रिपुरा है। इसको जरूर याद रखिए, लिख लीजिए, इसके साथ ले लीजिए। जो आपका खारची उत्सव है ये पूछा गया अभी हाल ही में, इसका संबंध किस राज्य से है? तो आपका त्रिपुरा। और आप लोग देखेंगे जो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है? बता दे कोई। त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है? आइजोल, अगरतला, थाईलैंड, न्यूजीलैंड, कहाँ पे है? अगरतला। 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 और अगरतला को आप लोग देखेंगे मैप में जो त्रिपुरा है 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है। और इसकी राजधानी जो अगरतला है मात्र 50 मीटर की दूरी पर है बांग्लादेश से। यानी कि जो वहाँ से उसका बॉर्डर है वहाँ से अगर आप इसकी राजधानी को देखेंगे अगरतला, तो सिर्फ आपको 50 मीटर जाना है, वहीं पे इसकी राजधानी मिल जाती है। और यह 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है, आप लोग को पता है। मैप में देखें तो इतना सटा हुआ आपको मिल जाएगा ये। चलिए हाँ, अगला जो हमारा क्वेश्चन था, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्राथमिक स्कूली बच्चों के लिए ट्यूटर योजना की मंजूरी दी? तो आपका हिमाचल प्रदेश। अब यहाँ पे लिखा है हिमाचल मंत्रिमंडल ने प्राथमिक स्कूली बच्चों के लिए ट्यूटर योजना की मंजूरी दी। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी। अच्छा, अगर हम बात करें कि जो आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है यह किस समिति के सुझाव पर इसे लाया गया? अभी चर्चा इसमें हमारी आपकी 2-3 दिन पहले हुई थी न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के। किस समिति के सुझाव पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लाया गया? अगर हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी के मॉडल की बात करें तो आप लोग देखते हैं 5+3+3+4। और यह किस समिति के सिफारिश पर लाया गया? बता दीजिए।
कस्तूरी रंगन, कस्तूरी रंगन, कस्तूरी रंगन समिति। और अगर हम वहीं पर कस्तूरी की बात करते हैं, जो आपका कस्तूरी होता है, कस्तूरी के बारे में आप लोगों को पता है कि नहीं? कस्तूरी के बारे में क्या आप लोग जानते हैं? चलिए, तो कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर ही इसको लाया गया और इसमें कहा गया कि जीडीपी का कुछ 6% इस पर खर्च किया जाएगा। बात की गई थी जीडीपी का 6% खर्च किया जाएगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी कस्तूरी रंगन समिति के 5+3+3+4 मॉडल इसका है। और यहाँ पर पढ़ने वाले 3 से 6 वर्ष की आयु बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षक योजना 2002 को मंजूरी दी गई है। इस योजना में बच्चों के स्वास्थ्य, मस्तिष्क और विकास और वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए कम उम्र में ही उचित देखभाल और प्रोत्साहन की परिकल्पना की गई है। तो विशेष रूप से ये आपके हिमाचल सरकार के द्वारा लाया गया है ट्यूटर योजना, और 3 से 6 आयु वर्ग के बच्चों के लिए है, विशेष करके 3 से 6 आयु वर्ग के बच्चों के लिए है, जिसमें आपके प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षक योजना 2022 को मंजूरी मिली है। अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट है, झूलन गोस्वामी की बात आती है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, झूलन गोस्वामी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। इन्होंने अपना आखिरी मैच 24 सितंबर को लायंस के सीरीज के आखिरी वनडे इंग्लैंड के खिलाफ खेला। झूलन गोस्वामी पश्चिम बंगाल की 39 वर्षीय महिला तेज गेंदबाज हैं। यह आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। झूलन गोस्वामी के बारे में यदि आप लोग करंट पढ़ते हैं तो आपको पता रहा होगा पहले से। झूलन गोस्वामी तो क्रिकेट से संबंधित हैं और यह एक तेज गेंदबाज हैं और इन्होंने 39 वर्ष की अवस्था में संन्यास लिया है और उन्होंने भारत के लिए 12 टेस्ट, 68 टी20 अंतर्राष्ट्रीय और 203 एक दिवसीय मैच खेले हैं। झूलन गोस्वामी यह महिला वनडे इतिहास में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज हैं और इसी अगर विकेट गेंदबाज की बात आती है तो इसमें इनका नाम हमेशा आता है। सबसे ज़्यादा महिला क्रिकेटर कौन है जिन्होंने सबसे ज़्यादा विकेट लिया, तो इन्हीं का नाम आता है, झूलन गोस्वामी का। और इसलिए यह करंट में बराबर बनी रहती थी झूलन गोस्वामी। और इन्होंने 39 वर्ष ली है और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल से। और देखिए इन्होंने 283 मैच खेले थे जिनमें जो है 283 मैच खेल करके 353 विकेट लिया, 353 विकेट लिया। और इनको जो है 2002-2007 में आईसीसी महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता। यह अर्जुन पुरस्कार और पद्मश्री की भी प्राप्त करता है। अर्जुन पुरस्कार जो कि आपको पता है कि इसका नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद कर दिया गया है, और पद्मश्री पुरस्कार के भी ये विजेता रह चुकी हैं। आईसीसी 2007 की आईसीसी महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर का पुरस्कार इन्होंने जीता था। उसके साथ ही अर्जुन पुरस्कार और पद्मश्री पुरस्कार के भी विजेता रहे झूलन गोस्वामी, जो कि पश्चिम बंगाल से बिलोंग करती हैं। 39 वर्ष की अवस्था में इन्होंने क्रिकेट से संन्यास लिया है। चलिए और हम बात करते हैं वहाँ, इसमें आपके यहाँ पे आ जाते हैं। ये आपके 60 में हो जाए, कल का करंट अफेयर है। विश्व पर्यटन दिवस आपके 27 सितंबर को मनाया गया। पर्यटन दिवस देखिए इसकी भी थीम इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसकी थीम है रीथिंकिंग टूरिज्म, यानी कि पर्यटन के लिए पुनः सोचना, रीथिंकिंग
री थिंकिंग टूरिज्म। अभी हाल ही में आपके जो है 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया है। और अगर इसकी हम जो है थीम की बात करें तो री थिंकिंग, री माने पुनः, थिंकिंग माने सोचना, टूरिज्म माने पर्यटन। तो पुनः जो है पर्यटन के लिए सोचना इसकी थीम रही है। और जो है पर्यटन के महत्व और हमारे समाज पर इसके प्रभाव के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल मनाया जाता है। अब इसमें रीथिंकिंग पर्यटन, क्योंकि आपको पता है कि जब से कोरोना आया तब से जो है आपका यह बाधित था, और जिससे हमारा जो है पर्यटन काफ़ी प्रभावित हुआ। आने जाने पर प्रतिबंध रहे, और पुनः जो है इसको प्रारंभ किया गया है। अगर हम 2022 चल रहा है, इसकी मेज़बानी देश इंडोनेशिया कर रहा है। और यहाँ पे थीम विशेष रूप से आपको याद रखना है, तो री थिंकिंग टूरिज्म, यानी कि पुनः हम जो है इसके बारे में विचार करें, जिससे जो है आपके पर्यटन को बढ़ावा मिल सके, आपके इकोनॉमी का। और इकोनॉमी के साथ साथ फॉरेक्स रिजर्व का बहुत बड़ा योगदान होता है आपके विश्व पर्यटन का। और इसी फॉरेक्स रिजर्व का ही नतीजा है कि आपके पड़ोसी श्रीलंका हो गया, ऐसे देश जो है दिवालिया होने का जो कारण सिर्फ आपका पर्यटन है। क्योंकि बीच में आपके इसमें रूस यूक्रेन युद्ध हो गया, उसके पहले आपका जो है कोरोना आया, जिससे वहाँ का टूरिज्म काफ़ी प्रभावित हुआ, जिससे उनका फॉरेक्स रिजर्व तेज़ी से गिरा और उनकी अर्थव्यवस्था डगमगा गई। और आप लोग देख रहे हैं कि जो चाइना है, जो अब पहले तो लोन दिया, उन्हें उसके बंदरगाह पे 99 साल के लीज पे ले लिया। उसके साथ ही समुद्री क्षेत्र सीमा में अपने कब्जे को बढ़ा रहा है, जिससे वहाँ की जनता में काफ़ी आक्रोश है आपके श्रीलंका में। तो अभी हाल ही में हमने आपको बताया था, जो उसका जासूसी जहाज़ के नाम से विख्यात है दुनिया में, और उसी को चाइना कहता है कि यह जो है सैटेलाइट ट्रैकिंग पोर्ट है, सैटेलाइट ट्रैकिंग पोत है, उसका नाम क्या है, जो कि अभी उसकी निगरानी करने के लिए भारत ने डोर्नियर सौंपा था 15 अगस्त को आपके श्रीलंका को। लेकिन जो चाइना कहता है कि यह जो है सैटेलाइट ट्रैकिंग पोत है, उसका नाम क्या है, जिसको पूरी दुनिया जासूसी पोत के रूप में जानती है। ऐसा कहा जाता है उसके बारे में कि 750 किलोमीटर के क्षेत्रफल में यह किसी भी आवाज़ को आसानी से सुन सकता है। बता दीजिए उसका नाम क्या था, जो ट्रैकिंग पोत था चाइना का, उसका नाम क्या था। युआन वांग 5, युआन वांग 5, तो आपका चाइना का था। हेलो, आवाज़ मिल रही है। हेलो, हाँ, आवाज मिल रही है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे है, उत्तर प्रदेश की आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 मिला। अब उत्तर प्रदेश ने आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार, अब देखिए आयुष्मान की अगर हम बात करें तो यही आपका है पीएम जय योजना आयुष्मान। इसके इसके चला गया, इसमें आपका जो है, अब विशेष करके बात करें जो है चिकित्सा सुविधा है, स्वास्थ्य सुविधा शामिल किया गया। इसमें देखिए लिखा भी है, उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधा रजिस्टर में विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं को जोड़ने के लिए आयुष्मान उत्कर्ष पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। अब इसमें एक जोड़ा क्या है, सुविधा रजिस्टर में विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं को जोड़ने के लिए, यानी कि जो आम नागरिकों को जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो सुविधा मिलने वाली है, इसमें इन्होंने कई सुविधाओं को जोड़ा, इसके लिए इसको पुरस्कृत किया गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुविधा रजिस्टर में आपका इसमें लिखा है 28,728 स्वास्थ्य सुविधाओं को शामिल करने के साथ उत्तर प्रदेश देश में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य बना है। तो विशेष रूप से आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 किसको मिला है, आपका उत्तर प्रदेश को। और आयुष्मान को जानिए, यह आपका चिकित्सा से संबंधित है, स्वास्थ्य से संबंधित है। इसमें जो है पुरस्कार जीतने है कौन, उत्तर प्रदेश।
अगला देखिए, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जल दूत ऐप लॉन्च किया गया। अब ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा जो जल दूत ऐप लॉन्च किया गया है, इसके तहत आपके चयनित, आपके जैसे कि आप लोग गांव में देखते होंगे कि ऑन मैप में दिखाता है, या जो है कुछ चर्चित होते हैं जिसमें जल स्तर को लेकर के, जहाँ पे नहीं है तो उसमें मानसून आने से पहले इसके तहत ही जो आपका जलदूत ऐप है लॉन्च किया गया है। इसके तहत ही आपके मानसून आने से पहले कुएं का जलस्तर लिया जाएगा, और पुनः जो है मानसून को समाप्त होने के बाद कुएं का जलस्तर लिया जाएगा, जिससे देखा जाएगा कि जो हमारा वाटर लेवल है यह हर प्रतिवर्ष घट रहा है कि आपका मेंटेन है उसी पे रुका हुआ है। इसी को लेकर के जो आपका जलदूत ऐप लॉन्च किया गया है। देखिए इसके बारे में लिखा भी है, ऐप को देश भर के गाँव में चयनित कुओं में जल स्तर का पता लगाने के लिए विकसित किया गया है। ऐप को 27 सितंबर को नई दिल्ली से लॉन्च किया गया। ग्राम रोजगार सहायक जलदूत ऐप के माध्यम से साल में 2 बार मानसून से पहले और बाद में चयनित कुओं के जलस्तर को मापे जाएंगे। तो ये आपका था जलदूत ऐप। इससे आप लोग जानिए, नाम से ही स्पष्ट है कि ये जल से संबंधित है, और वहाँ से विशेष करके आपके कुओं से वहाँ पे जलस्तर जो है मानसून आने से पहले और बाद में लिया जाएगा। और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हम लोग जानेंगे कि जो हमारा जलस्तर घट रहा है या बढ़ रहा है। दिलीप अस्पे एनपीसीआई के एमडी और सीईओ के रूप में फिर से नियुक्त हुए, यानी कि ये जो है पुनः इनका चयन हुआ है उसी के रूप में एनपीसीआई अगले 5 सालों तक। अगर हम एनपीसीआई की बात करें तो नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई 2018 में एनपीसीआई के एमडी सीईओ के रूप में पदभार ग्रहण किया था। एनपीसीआई भारतीय रिजर्व बैंक का एक विशेष प्रभाग है। इसे 2008 में भारत में खुदरा विभाग, खुदरा भुगतान और निपटान मामले के संचालित के लिए बनाया गया था। मुख्यालय मुंबई है। तो इसको बनाया किस लिए गया था? भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली को संचालन के लिए बनाया गया था आपका एनपीसीआई, और इसी के एमडी और सीईओ आपके बने हैं दिलीप अस्बे। अगला क्वेश्चन देखिए, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जीवन दर्शन और संबद्धता नामक पुस्तक का विमोचन किया। यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति दिलीप धनखड़। अगर हम उपराष्ट्रपति की बात करें तो आपका कौन सा अनुच्छेद देखने को मिलता है उपराष्ट्रपति के लिए? आपके पॉलिटी में कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति से संबंधित है? अनुच्छेद 52 + 11 यानी कि 63। अनुच्छेद 63 आपके उपराष्ट्रपति से संबंधित है, और इनके द्वारा जो है जिस पुस्तक का विमोचन किया गया है तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जीवन दर्शन और संबद्धता नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। चलिए, और इसके संपादक कौन है? डॉक्टर बजरंग लाल गुप्ता। इस पुस्तक के संपादक कौन है? डॉक्टर बजरंग लाल गुप्ता। अगला क्वेश्चन देखिए, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को मिशन सेफगार्डिंग के लिए एएसक्यू पुरस्कार 2022 मिला। अब आपका कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की बात हो गई। आपका इसके पहले कोच्चि शिपयार्ड आप लोगों ने देखा कि यहीं से आपका आईएनएस विक्रांत को नौसेना में शामिल किया गया था। यहीं से आपका जो है इसकी बात हुई थी, जो आपके नेवी के जो आपका झंडा था उसमें जो सुधार किया गया था, वहीं भी इसका कार्यक्रम चला था आपके कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड से। अब यहाँ पे बात आ गई है, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को मिशन सेफगार्ड के लिए एएसक्यू पुरस्कार 2022 मिला। तो किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को एएसक्यू पुरस्कार 2022 मिला? तो आपका कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को मिला है
अब यह जो है लिमिटेड किसके द्वारा पुरस्कार दिया गया है, तो आपके CIAL, अगर इसकी फुल फॉर्म को देखें तो फुल फॉर्म तो यहाँ पे नहीं दिया है, लेकिन जो है इसके द्वारा इसके मिला है ESQ पुरस्कार 2022। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ चलिए, केंद्र सरकार ने 131 शहरों का स्वच्छ वायु सर्वेक्षण करने की घोषणा की। अच्छा, अगर हम यहीं पे जब हमारी वायु गुणवत्ता की बात आती है तो हम विश्व में देखते हैं कि जो सबसे खराब गुणवत्ता है, वायु गुणवत्ता है, आपके दिल्ली की देखने को मिलती है। इसी में केंद्र सरकार ने 131 शहरों का स्वच्छ वायु सर्वेक्षण करने की घोषणा की है। अगर हम यहीं पे पैमाने की बात करते हैं कि वायु एयर क्वालिटी की बात करते हैं तो सबसे खराब एयर क्वालिटी आपके दिल्ली की देखने को मिलती है। अब इसमें देखेंगे कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP के लिए पहले से ही अपनी वायु गुणवत्ता पर काम कर रही है और इसमें 131 ऐसे शहरों को शामिल किया गया है। यह सर्वेक्षण पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शन में अच्छा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि आपके जल शक्ति मंत्री कौन है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है, और यह जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, ऐसे 131 किस शहरों को ऐड किया गया है, तो इन शहरों में 2025-26 तक अपना वायु प्रदूषण 40% तक कम करना है। यानी कि जो आपके 131 शहर चुने गए हैं, इसमें आपके जो वायु प्रदूषण की जो उसकी गुणवत्ता है, इसको 40% से कम करना है। ऐसे शहरों को चुना गया, यानी कि जो भी शहर होंगे उनकी जो वायु जो क्वालिटी होगी, गुणवत्ता होगी, वह 40% से कम होगी, यानी कि 60% से कम होगी। अब इसी वायु प्रदूषण को 40% से कम करना है। अगर हम आपसे पूछें वर्तमान में आपके जल शक्ति मंत्री कौन है, तो गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत। हाँ देखिए, एक क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट हमें याद आ गया। अभी हाल ही में आपके कचरे से खिलौना बनाने के लिए अनोखी प्रतियोगिता, उसका नाम था जो है स्वच्छ टाई कैथम। देखिए यहाँ पे स्वच्छ टाई कैथम नाम से प्रारंभ किया गया है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे स्वच्छ टाई कैथन यह प्रतियोगिता शुरू की गई थी, तो आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा स्वच्छ टाई कैथन प्रतियोगिता शुरू की गई थी। अब इसमें देखिए हुआ क्या, स्वच्छ टाई कैथन, इसमें विशेष रूप से आपके आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा प्रतियोगिता चालू की गई थी, और इसमें आपके कचरे से खिलौना, कचरा जो आपका है, कचरे के रूप में जो आपका है, उससे आपके खिलौने बनाने की बात की गई थी और इसमें प्रतियोगिता को चालू किया गया था। और विशेष रूप से आपका यह पूछेगा कि कचरे से खिलौना बनाने की एक प्रतियोगिता किस मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ की गई, तो आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा। और यह प्रतियोगिता 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगी। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर को आप लोग मनाते हैं। 2 अक्टूबर को हम लोग किस किस रूप में मनाते हैं, 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। और ये बात हो गई। और आपको पता ही है कि जैसे हम लोग अंत्योदय दिवस मना रहे हैं, अंत्योदय पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जयंती पर, और वहीं पर हम लोग जब उनका देहांत होता है तो उस दिन को 11 फरवरी को हम लोग जो है समर्पण दिवस के रूप में मनाते हैं। तो चलिए, तो हम करंट अफेयर को इतना
छोड़ करके बल्कि आपके लोग जो है पेट का डाले हैं, इसके मैथ पोर्शन पे कुछ चर्चा कर लेते हैं, जो कि टेट और पेट दोनों के लिए जो इम्पोर्टेंट है। थोड़ा सा देखते हैं 2-4-10 मिनट, जो कि आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर पेट की बात करें तो हम बहुत ज़्यादा, हमारे पास समय भी नहीं है और परीक्षा का भी समय नहीं बचा है, लेकिन इसमें आपका पाई चार्ट देता है और यहीं पर जो है काफ़ी कन्फ्यूजन कुछ लोगों को रहता है कि इसको हम कैसे सॉल्व करें, क्योंकि जब आपका पाई चार्ट देता है, लाइन ग्राफ देता है और लाइन ग्राफ उसमें आपके कई ग्राफ बनते हैं, तो अगर हम पाई चार्ट की बात करें तो इसमें कन्फ्यूजन कहाँ पे होता है, यहाँ पे आपका दे देगा एक इस तरह से ग्राफ दे देता है और इसमें कभी आपका प्रतिशत में दे देगा, कभी आपका जो है इस तरह से अंश में दे देता है। अंश में दे करके आपसे प्रतिशत में पूछ देता है और प्रतिशत में दे करके अंश में पूछ देता है, यानी कि अंश को प्रतिशत में कैसे बदलें और प्रतिशत को अंश में कैसे बदलें, इसे हमें जानना होगा। अगर जैसे यहाँ पे हम बात करें, आपका मान लीजिए यह आपका हो गया जो है 150 अंश हो गया, 150 अंश हो गया और यह आपका हो गया 150, 120 हो गया, ये आपके 270 हो गए और 270 और 90 ये आपका हो गया 360। यहाँ पे दिया है, यहाँ पे दे दिया है। अब इसको बना दिया ए, इसको बना दिया बी, इसको बना दिया सी। अब आपसे पूछ दे, यदि किसी घर का संपूर्ण खर्चे को अंश के रूप में दर्शाया गया है, तो जो उसका खर्च बी है, पूरे खर्च का कितना प्रतिशत है, पूरे खर्च का कितना प्रतिशत है। अब यहाँ पे आपको पूछ दे कि जो पूरे परिवार का खर्च है उसको अंश के रूप में दे दिया गया है। अंश ए जो है, जो उसका किसी मद पर 150 अंश खर्च कर रहा है, लेकिन जो घर का पूरा खर्च है वह 360 डिग्री है। घर का जो पूरा खर्च है वह 360 डिग्री है, जिसमें किसी एक मत पर, ऐसे जैसे हम की बात कर लें, जो 3 मत लिखा है, ए बराबर शिक्षा, दूसरा जो आपका बी है इस पे आपका घर पर है, जो तीसरा सी है वहाँ पर आपके भोजन पर, 3 मदों पर कुल घर का जो खर्च है यह इस पे खर्च हो रहा पैसा। तो इसमें से यदि आपसे पूछ दे बी का कि जो है कि कितना प्रतिशत कुल, आगे यदि कुल आय इसकी जो है आपकी 6000 है, तो बी जो है 6000 का कितना प्रतिशत खर्च कर रहा है। तो यहाँ पे निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और यहीं से आपसे यदि वो डायरेक्ट पूछ दे कि कितना प्रतिशत आपके जो बी है, बी पर खर्च हो रहा है, कुल कमाई का कितना प्रतिशत बी पर खर्च हो रहा है, जैसा कि यहाँ पे दिया है 120। अब देखिए इसको हम रिलेट कैसे करते हैं। आप अगर इतना सीख गए तो इसके आप लोग जो है पाई चार्ट के मैक्सिमम क्वेश्चन कर ले जाएंगे। जैसे कि आपको पता है कि अगर हम प्रतिशत की बात करें तो कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है, कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है। वहीं पर जब हम एक वृत्त की बात करते हैं तो इसमें जो है 360 अंश होता है। इतना पता है ना? बोलते रहिए आप लोग, बोलिए। हेलो, आवाज मिल रही है? हाँ, आवाज मिल रही है। चलिए देखिए, 100% बराबर आपका 360 अंश। अब आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ऐकिक नियम। ऐकिक नियम में हम लोग निकालते थे, यदि 12 किताब का दाम जो है 120 है तो एक किताब का दाम कितना होगा। तो हम लोग कैसे निकालते थे, 120/12 से भाग कर देते थे तो एक किताब का दाम निकल। वही पर प्रक्रिया यहाँ पर भी होगी। तो यहाँ पर अगर हम 1% की बात करें, 1% की बात करें
तो आपका हो जाएगा 360/100 हो जाएगा। यही तो होगा 1% का मान। बोलिए, 1% का मान यही होगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 0 है तो 0 कट गया। अब यहाँ पे जब देखते हैं कि बटे 10 है तो यहाँ पे एक अंक पे दशमलव जाता है, यानी कि 3.6 इसको लिख सकते हैं। यानी कि 1% बराबर 3.6 भी होता है, या 1% बराबर इसको 3.6 ना करके हम 36/10 को लिख सकते हैं। 1% बराबर 3.6 अंश लिख सकते हैं, या जो है 36/10 अंश को भी लिख सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर जो है आपका पूछा है। अब ये बात हो गई आपको प्रतिशत को, अंश को, कि 1% बराबर कितना होगा। अगर हम प्रतिशत को अंश में बताना है तो इसके लिए हो गया। अब यही प्रक्रिया अगर हमको बताना हो कि अंश को प्रतिशत में कैसे दर्शाएंगे, तब देखिए कि यहाँ पर जो अंश में दिया है और हमसे प्रतिशत में पूछा है, जैसा कि पिछला क्वेश्चन में यहाँ पे 360 पूरा है। 360 में आपका 120 पूछ रहा है कि यह पूरे का कितना प्रतिशत है। अब देखिए, ये तो तरीका था जो हमने आपको बताया। यहाँ पे यह तरीका था कि आपको प्रतिशत में जानने के लिए कि 1% बराबर कितना होता है। अब उसी प्रकार से अंश को देख लीजिए। जो 360 अंश होता है, 360 जो अंश होता है, इसके बराबर 100% होता है। तो यहाँ पर एक अंश की अगर हम बात करें तो 100/360 होगा। 0 से 0 कट गया, यानी कि 10/36 होगा। यह आपका एक अंश होगा। अब यह एक अंश बराबर इतना प्रतिशत होगा 10/36। अब यहाँ पे आपसे पूछा था 120 का पूछा था, तो इसके लिए देख लीजिए आपका हो जाएगा 120 अंश बराबर 10/36। ये हो गया, ये आपका एक अंश का हो गया। लेकिन आपका 120 का पूछा है तो इसके गुणे 120 कर देंगे। अब अगर यहाँ पे हमने कर दिया तो आप लोग देख ही रहे हैं 12×3 = 36, 12×3 = 36 और 12 में 120, तो 10 में 100 हो जाएगा। 10 में 100, 100/3, यानी कि 33 सही 1/3%। यानी कि जो यहाँ पे आपका 120 अंश लिखा है, यह कितने प्रतिशत के बराबर है। तो शायद आपको कंफर्म हो गया होगा कि यह 33 सही 1/3%, यानी कि 33.33% के बराबर है। जो वहाँ पे बी का खर्चा दिया गया था आपको 120 अंश के रूप में, वह जो है अगर प्रतिशत में आपसे पूछे तो किसके बराबर है, तो बराबर की बात करेंगे तो आपका यह जो है जो 120% है, यह किसके बराबर है, 33 सही 1/3% के बराबर है। अच्छा, आप लोग भी बता दीजिए कि यह बात आपको समझ में आई कि नहीं। जैसे कि हमने आपके अंश को प्रतिशत में कर दिया और प्रतिशत को अंश में कन्वर्ट करने का बताने का प्रयास कि ये बात आप लोगों को समझ में आई कि नहीं। आ गई। चलिए, और कोई, डीके जी, डीके प्रेम कुमारी, कुसुम जी, यह बात आपको समझ में आई कि नहीं। किसी को समस्या बताइए, नहीं तो इस पे देखिए इसको हम और आसान करने जा रहे हैं। अब देखिए इसको हम और आसान करने जा रहे हैं। देखिए आपको यहाँ पे पूछ रहा है प्रतिशत में, जब भी पूछे, जब भी आपको अंश में दे करके प्रतिशत में पूछे तो पता है कि यहाँ पे अगर अगर आपको अंश में दिया है तो कुल प्रतिशत आपके गोले का 360 होता है। 360 का ही कोई पार्ट देगा
चाहे आपका 90 दे, 120 दे, 180 दे, 270 दे, कुछ भी दे सकता है। तो वह पार्ट कितने का है? वह पार्ट जो आपका 180, 190, 270 है, यह आपके 360 का ही पार्ट है। और इसको हमको अगर बदलना है प्रतिशत में, तब कैसे बदलेंगे? एकदम आसान तरीका। देखिए, यदि आपको 120 पूछे कितना प्रतिशत है, तब देखिए ये का हो गया 120। अब 120 अंश किसका भाग है? 360 का। 360। अब हमको यह जो 120 है, यह 360 का ही तो एक भाग है। बोलिए, 360 का ही एक भाग है। जैसे आप लोगों ने देखा कि हमने 360 को 3 भाग में डिवाइड कर दिया था, 150, 120 और जो आपका 150, 120 और आपका 90 में। इसको 360 को हमने 3 भाग में बांट दिया, तो 360 का ही तो भाग 120 है। अब हमको इसको चेंज करना है किसमें? प्रतिशत में चेंज करना है। तो प्रतिशत माने गुणे 100। ये बात समझ में आई सबको? ये बात आपके दिमाग में बैठी? कैसे हमने किया बता दीजिए, नहीं तो फिर बाद में आप लोग उसको सोचेंगे, फिर नहीं कर पाएंगे। अभी पूछेंगे आपके दिमाग में क्या चल रहा है, उसको हम बताने का प्रयास करेंगे, जिससे आपके दिमाग में एक बार में बैठ जाए, आप आसानी से कर ले जाएं क्वेश्चन को देखते ही। भूलिए भाई, आप लोग बोलेंगे तभी हम जानेंगे। चलिए, तो 120 का पूछा, हमने 120 बटा 360 किया और इसको प्रतिशत में करना था, इसलिए हमने जो है इसको 100 से गुणा कर दिया। क्योंकि जो 100% होता है अपने आप में एक पूरी संख्या होती है, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। और जब प्रतिशत में चेंज करना होता है तो हम गुणे 100 कर देते हैं। अब देखिए, 0 से 0 कटा, 12 एक नम 12, 12 तिहाई 36, 3 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 100/3 आ गया, 100/3 आ गया। अब 3 से 1 को काटेंगे तो 33 सही 1/3 आ जाएगा। ये बताइए, आप लोगों को समझ में आया कि कैसे इसको हम कन्वर्ट करेंगे? आप लोग बोल नहीं पा रहे हैं कि आवाज़ नहीं मिल रही है? यहाँ से कुछ कंफर्म नहीं हो पा रहा है। चलिए, अब यहीं पे यदि आपसे प्रतिशत में दे दे और आपको अंश में पूछे, तब आप क्या करेंगे? देखिए, यदि आपसे कोई भी संख्या प्रतिशत में दे दे और अंश में पूछे, जैसे आपसे कह दे कि 60% कितने अंश के बराबर होगा, तो जो 60% है यह किसका भाग है? जो 60% है यह किसका भाग है? कोई भी वस्तु, चीज अपने आप में 100% होती है, यानी कि यह 100% का भाग है। प्रतिशत कर दीजिए। अब देखिए, ऊपर नीचे प्रतिशत प्रतिशत है तो कट जाएगा प्रतिशत प्रतिशत। अब इसको हमको कन्वर्ट किस में करना है? इसको हमको बदलना है अंश में। तो कोई भी वस्तु अगर हम उसको देखें तो पूरा जो, अगर पूरी वस्तु को देखें तो इसमें पता है कि 360 अंश होता है, इसीलिए हम यहाँ पे 360 अंश से गुणा करा देंगे। अब देखिए, यहाँ पे प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, हमारा सिर्फ अंश बचा है, इसलिए अब 0 से 0 कट गया। हाँ हाँ, बस आ रहे हैं। 0 से 0 कट गया, 2 3 6 हो गया, 2 25 10 हो गया। अब देखिए, यहाँ से 5 से कैंसिल कर लीजिए, 5 सत्ते 35 हो गया, 1 5 दूना 10 हो गया। 72 गुणे 3 कर लीजिए, 72 गुणे 3 करेंगे, 3 दूना 6 और 3 सत्ते 21, आपका 216 अंश आएगा। 60% बराबर 216 अंश। 1 मिनट आप लोग वेट करिए, इसको देखिए और पुनः जो है आप अपने इस तरह से बदलिए। हम आ रहे हैं। भाई बंद करना है? रो रहे हैं क्या? नहीं बता रहा।
हेलो। तो शायद ये आप लोगों को कन्फर्म हो गया होगा, और इस पे आप लोग क्वेश्चन को लगाइएगा, और जो है इस पे पुनः हम बात कर लेंगे। और यहीं पर चलिए, पुनः यहीं पर हम सोच रहे हैं कि आपका जो टेट से, क्योंकि आप लोग टेट से रिलेटेड हैं, टेट के लिए तो बता दिया गया, टेट के लिए आपका थोड़ा सा जान लीजिए, छोटा सा टॉपिक आपसे पूछता है, यूनिट डिजिट, इकाई का अंक पूछता है बार बार। तो जैसे मैं संख्या यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप लोग बता दीजिए। 7-15 भी हो गया है। चलिए चलिए इसको कल देख लेंगे, आज आपका पाई चार्ट का कुछ हो गया। चलिए तो हम क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं।